हाय गाइस, आई एम ईशा एंड आई टीच आईएलटीएस एंड पीटी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लेटेस्ट टेक्निक्स, टेम्पलेट्स, स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने वाली हूँ जो आपको चाहिए टू एस एंड टू गेट दैट परफेक्ट स्कोर इन योर समराइज स्पोकन टेक्स्ट ऑफ लिसनिंग मॉड्यूल इन पीटी। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि उनको ये कन्फ्यूजन है कि उसके अंदर आपको कीवर्ड्स यूज़ करने हैं या फिर फ्रेजेस यूज़ करने हैं, आपके ग्रामर के एरर्स हो रहे हैं, आपके आर्टिकल एन या फिर द के अंदर आपको इश्यूज आ रहे हैं, आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा कीवर्ड जो है वो क्वालिटी कीवर्ड है या फिर कौन से वर्ड्स जो हैं जो एक्चुअल में आपको इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट के मार्क्स देंगे या फिर नहीं देंगे। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। मैं आप लोगों को अपडेटेड टेम्पलेट देने वाली हूँ, ऐसा टेम्पलेट जो मैं अपनी क्लासेस में यूज़ करती आई हूँ, ऐसा टेम्पलेट जिसने मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को लिसनिंग और राइटिंग दोनों मॉड्यूल्स के अंदर 90 आउट ऑफ 90 का स्कोर दिया। Before starting with today's video, I want to give you guys an update that we have our own PT Institute here in Blacktown, Sydney. If you're looking forward to get any kind of guidance which is related to IELTS, PT or NATI, get in touch with us today on the number that has been mentioned in my bio over here. Let's start with the very first aspect, that is why summarized spoken text is considered as an important question. It is going to give you marks in listening as well as in the writing module. According to my experience, I have seen कि बहुत सारे students जो हैं वो 62, 63 या फिर जब वो 79 का टारगेट कर रहे होते हैं तो 72 या फिर 78, 77 के ऊपर स्टक हो जाते हैं because of small mistakes in this question which is summarized spoken text. Summarized spoken text के लिए आपको in total 10 minutes का टाइम मिलता है। अब इस 10 मिनट्स की ड्यूरेशन के अंदर आपकी ऑडियो का टाइम इंक्लूडेड होता है। लेट्स अस्यूम आपके पास 10 मिनट्स की ड्यूरेशन में अगर 2 मिनट्स की ऑडियो विच इज़ नॉट ऑफ्टन, तो आपके पास 8 मिनट्स बचेंगे उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए। अब मैं यूजुअली अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आउट ऑफ दोज 9 मिनट्स दैट यू हैव, आपने 6 to 7 मिनट्स जो है वो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में लगाने हैं और बचे हुए 2 या 3 मिनट्स जो है आपको प्रूफ रीडिंग में लगाने हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस यू विल गेट इन समराइज स्पोकन टेक्स्ट? आपके पास एग्जाम में या तो 1 या फिर 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आएगा तो दैट इज गोइंग टू गिव यू 10 मार्क्स एंड अगर आपके पास 2 क्वेश्चंस आएंगे तो आपको उसके लिए 20 मार्क्स मिलेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी रोल ओवर टाइम नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस क्वेश्चन को लेट्स अस्यूम 6 मिनट्स में फिनिश कर दिया और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने का सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो बचे हुए 4 मिनट है वो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्रांसफर हो जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको 14 मिनट्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप अपने पूरे के पूरे 10 मिनट्स जो है वो इसी क्वेश्चन के ऊपर यूटिलाइज करके अपनी नेक्स्ट सेक्शन ऑफ लिसनिंग के ऊपर जाएं। Now let's discuss about the scoring criteria of this question. आपको इस क्वेश्चन में 5 क्राइटेरियाज के बेसिस पे जज किया जाता है, जिसके अंदर से पहला क्राइटेरिया है आपका कंटेंट। दैट मीन्स कि आप ऑडियो के अंदर से कितना मीनिंगफुल कंटेंट उठा सकते हैं, कितने मीनिंगफुल फ्रेजेस या फिर कितने मीनिंगफुल कीवर्ड्स जो हैं वो उठा सकते हैं। दैट इज गोइंग टू गिव यू 2 पॉइंट्स। दूसरा क्राइटेरिया है आपकी फॉर्म। दैट मीन्स 50 to 70 वर्ड्स। यूजुअली वो स्टूडेंट्स जो 7 या फिर 8 का टारगेट लेके चलते हैं, मैं उनको कहती हूँ दैट नो अनडाउटेडली जो वर्ड लिमिट है वो 50 to 70 वर्ड्स है, लेकिन आप जो है 60 प्लस वर्ड्स लिखने की कोशिश कीजिए। ऑफ कोर्स इट शुड नॉट बी मोर देन 70 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है कि वो 71 जो है वो भी नहीं हो सकता। थर्ड क्राइटेरिया है आपकी वोकैबुलरी, दैट विल गिव यू 2 पॉइंट्स एंड देन यू हैव ग्रामर दैट विल गिव यू 2 पॉइंट्स एंड देन यू हैव स्पेलिंग्स दैट इज गोइंग टू गिव यू 2 पॉइंट्स। जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो डिपेंड करता है कि आपका टेम्पलेट जो है वो किस फॉर्म ऑफ वर्ब में लिखा गया है। आपको पास्ट यूज़ करना है, प्रेजेंट यूज़ करना है या फिर कंटिन्यूस यूज़ करना है। अभी जो मैं आपको टेम्पलेट देने वाली हूँ उसके अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपको कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ करनी होगी। एंड द लास्ट क्राइटेरिया इज योर स्पेलिंग्स। आई ऑलवेज एंड ऑलवेज सजेस्ट दिस टू माय स्टूडेंट्स कि अगर आप स्पेलिंग्स के बारे में श्योर नहीं है तो वो स्पेलिंग लिखना कंप्लीटली अवॉइड करें। तो अब आप लोगों को मैं एक सैम्पल क्वेश्चन करके दिखाने वाली हूँ जिसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी कीवर्ड्स, क्वालिटी फ्रेजेस जो है वो किसको कहा जाता है, along with our updated template. This template says topic was the focus of the lecture. Firstly, the speaker mentioned keyword 1 and keyword 2. यहाँ पर आपकी मर्जी डिपेंड करता है कि आप कितने कीवर्ड्स जो है वो पिक कर पाएँ। अगर आपने 10 से ज़्यादा कंटेंट, 10 से ज़्यादा कीवर्ड्स जो है वो पिक किए तो आप एक सेंटेंस में इजीली 3 से ज़्यादा 3 या फिर 4 कीवर्ड्स जो है वो भी ऐड कर सकते हो। फिर हमने लिखा है इसमें सेकेंडली ही इलैबोरेटेड ऑन keyword 3 and keyword 4. Thirdly, he highlighted keyword 5 and keyword 6. Moreover, he talked about keyword 7 and keyword 8. Lastly, he concluded about keyword 9 and keyword 10.
Hence the significance of the topic is too dire to ignore. यहाँ पर आप वही टॉपिक ऐड करेंगे जो आपने ऊपर टॉपिक ऐड किया हुआ है, दोनों टॉपिक सेम होने चाहिए. मिनिमम आपको 10 क्वालिटी कंटेंट, 10 क्वालिटी कीवर्ड्स आपको उठाने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा कीवर्ड्स उठाते हैं तो अच्छी बात है. लाइक आई सेड कि आपको 60 वर्ड्स जो है अप्रॉक्सीमेटली लिखने चाहिए. 60 से 65 के बीच में आपका आंसर जो है वो वेरी कर सकता है. ऑलराइट, तो अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके का कंटेंट आपको एक अच्छा स्कोर देगा राइटिंग मॉड्यूल के अंदर. लेट्स अस्यूम आपने ऑडियो में से सुना था प्रैक्टिकल, लेकिन उसने साथ में बोला है प्रैक्टिकल स्किल्स, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि प्रैक्टिकल खुद में जो है वो इनकम्प्लीट है. अगर उसने आपने सिर्फ आर्टिफिशियल नोट डाउन किया है, वो खुद में इनकम्प्लीट है, लेकिन आपने लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज अ गुड कॉम्बिनेशन, दैट विल गिव यू मोर मार्क्स. अगर सिर्फ जॉब्स, लेकिन आपने ऑडियो में सुना है कि किस तरीके की जॉब्स हैं, वो जो है वो पार्ट टाइम जॉब्स हैं, अगर आप उसको अपनी कीवर्ड की तरह कंसिडर करते हो, दैट विल गिव यू डेफिनेटली मोर स्कोर. इसके बाद टेक्निकली अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको जो है नाउन या फिर नाउन का कॉम्बिनेशन लेना है, या फिर एडजेक्टिव या फिर नाउन का कॉम्बिनेशन लेना है. सिंपल इंग्लिश में बोले, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की प्रॉपर्टी के बारे में बताता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है स्किल्स. स्किल्स यहाँ पर एक नाउन है. किस तरीके की स्किल्स? practical skills. So this is a combination of adjective along with the noun that is considered as a good combination. इसके अलावा हमारा पूरा का पूरा जो टेम्पलेट अभी हमने डिस्कस किया है वो पास्ट में लिखा गया है, वो कंटिन्यूस की फॉर्म ऑफ वर्ब में लिखा गया है. सिंस उसके अंदर हमें कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, तो यहाँ पर अगर आपने कीवर्ड में सुना है सपोर्ट लोकल बिजनेसेस, तो आप सपोर्ट लोकल बिजनेसेस नहीं लिखेंगे, आपको थोड़ा सा ग्रामर के हिसाब से उसको चेंज करना पड़ेगा. एंड आप लिखेंगे सपोर्टिंग, आप उसके पीछे ING लगा दोगे और आप लिखोगे सपोर्टिंग लोकल बिजनेसेस. सपोज अगर आपने ऑडियो में सुना है इंक्रीज प्राइसेस, ठीक है, आपने ये सुना है ऑडियो में, तो आप इसको लिखने वाले हैं इंक्रीजिंग, ING के साथ लिखोगे इंक्रीजिंग प्राइसेस. तो टेक्निकली आपको अगर कहीं पे भी आपको वर्ब नजर आता है, उस वर्ब के साथ जो है आपको ING ऐड करना है. दैट विल मेक इट ग्रामेटिकली करेक्ट. Sustainable tourism is a vital concept in the modern travel industry. As we explore new places and cultures, it's crucial to consider the impact our travel has on the environment, local communities, and economies. Sustainable tourism is about more than just reducing carbon footprints. It's about preserving the natural and cultural heritage of the destinations we visit. For instance, eco-tourism initiatives, which focus on conservation and supporting local communities, are becoming increasingly popular. These initiatives not only protect natural habitats but also provide economic benefits to local residents. However, the challenge of sustainable tourism goes beyond individual actions. It requires collaboration between governments, tourism operators, and travelers. For example, creating policies that limit the environmental impact of tourism, promoting local businesses, and educating tourists on responsible travel practices are essential steps. In a world facing environmental challenges and cultural homogenization, sustainable tourism offers a path to enjoy the world's beauty while protecting it for future generations. By choosing to travel sustainably, we're not just tourists, we're guardians of the world's diverse and precious cultures and ecosystems. So now let's have a look at our template. So all these are the keywords that I've actually noted down. When I typed, like I was typing so quickly, of course, I must have made like a lot of spelling errors. But all this will be rectified by me just now. So this is the template that I'm going to use. The template says topic was the focus of the lecture. So now in this audio, as I was able to hear the word that is quite repetitive, वो word जो बार-बार वो repeat कर रहा था, that was sustainable tourism. ठीक है, तो हम लोग जो है अपना कीवर्ड में डाल देंगे सस्टेनेबल टूरिज्म वाज द फोकस ऑफ द लेक्चर. इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट कीवर्ड जो हम डालेंगे, फर्स्टली द स्पीकर मेंशन कीवर्ड 1 एंड कीवर्ड 2. कीवर्ड 1 एंड कीवर्ड 2 के अंदर मैं मेंशन करने वाली हूँ. फर्स्टली द स्पीकर मेंशन, लेट्स अज्यूम ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ वहाँ से नोट डाउन किया था. अ वाइटल कॉन्सेप्ट. फर्स्टली द स्पीकर मेंशन, उसने इस तरीके से बोला था सस्टेनेबल टूरिज्म इज अ वाइटल कॉन्सेप्ट. मैं यहाँ पे फर्स्टली द स्पीकर मेंशन सस्टेनेबल टूरिज्म इज
a vital concept in the modern travel industry. So let's write this. And then यहाँ से हम अपना gap change कर देंगे. Firstly, the speaker mentioned sustainable tourism is a vital concept. Concept की spelling सही कर देते हैं in the modern travel industry. Secondly, elaborated on keyword 2 and keyword 3 and keyword 4. यहाँ से इसको remove कर रहे हैं. उसके बाद हम लिख रहे हैं secondly, elaborated on local communities, economies, carbon footprint. ये सब हम यहाँ पे लिख सकते हैं. तो हम लिखेंगे secondly, elaborated on local communities, and यहाँ पे लगाते हैं comma, economies and जो है आ जाएगा कार्बन फुटप्रिंट्स. फुटप्रिंट्स के स्पेलिंग्स कर देते हैं फुटप्रिंट्स. यहाँ से ये स्पेस चेंज कर देते हैं. इसके बाद हम लिख रहे हैं थर्डली ही हाईलाइटेड कीवर्ड 5 एंड कीवर्ड 6 को हम लोग रिमूव करेंगे और यहाँ से हम लिखेंगे ये सब हमने लिख दिया. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये सारा कुछ लिख देते हैं डेस्टिनेशंस, इको टूरिज्म इनिशिएटिव्स एंड सपोर्टिंग लोकल कम्युनिटीज. तो हमने यहाँ पे लिख दिया डेस्टिनेशंस, फिर कॉमा, फिर हमने लिखा इको टूरिज्म इनिशिएटिव्स के स्पेलिंग सही कर देते हैं initiatives and supporting local communities. यहाँ से मैं full stop चेक तो रहेगा. Moreover, he talked about keyword 7 and keyword 8. अब मैं इसको remove करेंगे यहाँ से. Keyword 7 और keyword 8 ये सब यहाँ से हटा के हम लिख रहे हैं natural habitats, economic benefits and individual actions. ठीक है. Moreover, he talked about ये सारा लिख देते हैं यहाँ पे. Natural के spelling सही कर देंगे. Natural habitats के स्पेलिंग सही कर देंगे. habitats, कॉमा. यूजुअली जब मैं अपने कीवर्ड्स लिखती हूँ तो मैं नोटबुक में टाइप करती हूँ. नोटबुक में लिखती हूँ. एंड अभी मैंने टाइप किया फिर थोड़ा सा स्पेलिंग एरर्स हैं फटाफट करते हुए गए. बट दैट्स कंप्लीटली ऑलराइट एज फार एज आप उसको बाद में करेक्ट कर रहे हो. इट शुड नॉट बी अ बिग इशू. लास्टली वी कंक्लूडेड अबाउट कीवर्ड 9 एंड कीवर्ड 10. तो चेंज किया मैंने. तो क्या तो मैं लिख चुकी हूँ इंडिविजुअल एक्शंस तक. ये सारा मैंने लिख दिया. अब मेरे पास ये सब कुछ बचा है. ठीक है. मैं ये सारा कुछ एक्चुअली में लिख सकती हूँ. लास्टली कंक्लूडेड अबाउट, मैं यहाँ पे लिख देता इस तरीके से. लास्टली कंक्लूडेड अबाउट कोलैबोरेशंस, कॉमा टूरिज्म ऑपरेटर्स, कॉमा लोकल बिजनेसेस, कॉमा एसेंशियल स्टेप्स यहाँ पे आ जाएगा. एंड कल्चरल होमोजेनाइजेशन. अब ये सारा कुछ इसके स्पेसेस के बिहार सारी स्पेलिंग्स हम सही करेंगे. Collaborations, tourism operators, local businesses के spelling सही करेंगे. Essential steps and cultural homogenization. Hence the significance of topic. Topic जो है हमारा यहाँ पे ये ऊपर लिखा है sustainable tourism. तो हम ये same topic लिखेंगे यहाँ पर. And significance, hence the significance of sustainable tourism is too dire to ignore. अभी हमारे पास और भी keywords थे पर अभी और ज़रूरत नहीं है. We have already reached 79 words, which is like too much. That means मैं इसमें से कुछ चीज़ें जो है वो अभी हटानी पड़ेंगी मुझे. देखते हैं क्या हटा सकते हैं. Sustainable tourism was the focus of the lecture. Firstly, the speaker, I'm still left with 4 minutes. Since I'm left with 4 minutes, तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको सबमिट कर दूँगी आप बिना पढ़े बस ऐसे सब दिखाए. I'm going to check it and check it again. मैं मैं एक बार इसको 2 बार मैं इसको फॉरवर्ड रीड करूँगी और एक बार जो मैं इसको बैकवर्ड्स भी रीड करूँगी. Sustainable tourism is the focus of the lecture. Firstly, the speaker mentioned sustainable is spelling balance. देखिए also तो request है. इंसान गलती का होती है. गलती तो मिलेगी बस ढूंढने वाला होना चाहिए. Sustainable tourism is a vital concept in the modern travel industry. Secondly, he elaborated on local communities, economies, and carbon footprints. Thirdly, he highlighted destinations, ecotourism initiatives, and supporting local communities. Okay, local communities की repetition हो रही है as I'm able to see. तो यहाँ से local communities are important. Moreover, he talked about natural habitats, economic benefits, and individual actions. Lastly, he concluded about collaborations. Common collaborations, tourism operators, local businesses, essential steps in cultural mobilization. He said, yeah, space up there, 77 words. That's still only to reserve a lot. तो मैं यहाँ से ही सारा रिलीज कर रही हूँ. सस्टेनेबल टूरिज्म क्योंकि मैं 3 बार जो है सस्टेनेबल टूरिज्म यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और फिर एक और बार आ रहा था. तो हम इसको सीधा लिख रहे हैं. फर्स्टली द स्पीकर मेंशन द मॉडर्न ट्रैवल इंडस्ट्री. दैट्स इट. दैट्स हाउ वी आर राइटिंग इट. So now you guys can give it a read and check everything and
Okay. So we have got the score of 8.5, no mistake. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जब कहते हैं वो कहते हैं कि जी हम लोग एक जो कंटेंट के मार्क्स ही नहीं दे रहा है, यहाँ पे कि 0.5 आएगा आउट ऑफ 2. डोंट वरी अबाउट इट. जो मैंने इसके अंदर कंटेंट्स ऐड किए वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल कंटेंट ऐड किया है. जैसे कि अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डेस्टिनेशंस, इको टूरिज्म इनिशिएटिव्स. अगर मैं सिर्फ इनिशिएटिव्स लिखती तो वो शायद अच्छा वर्ड ना होता, लेकिन मैंने उसके साथ लिखा है इको टूरिज्म इनिशिएटिव. दैट मीन्स इट मेक्स इट अ गुड कीवर्ड इन इटसेल्फ. फिर मैंने लिखा है लोकल कम्युनिटीज़. अगर मैं सिर्फ लोकल कम्युनिटीज़ लिखती लेकिन इसके साथ मैंने लगाया सपोर्टिंग लोकल कम्युनिटीज़, जो कि ऑडियो में उसने बोला था. सिर्फ हैबिटेट्स लिखने से अच्छा मैंने ऑडियो से उठाया नेचुरल हैबिटेट्स. सिर्फ बेनिफिट्स लिखने से अच्छा मैंने ऑडियो से उठाया इकोनॉमिक बेनिफिट्स. सिर्फ एक्शंस से मैंने लिखा इंडिविजुअल एक्शंस. ये जो मैंने इसके अंदर कंटेंट कवर किया है वो मोर देन इनफ है टू गिव यू गुड स्कोर इन योर राइटिंग मॉड्यूल एज वेल. देखिए एक तो स्टूडेंट है जो सिर्फ बेसिक वर्ड उठा रहा है. सपोज अगर मैंने सिर्फ वर्ड उठाया होता सपोर्ट, तो वो मैं उसको एक अच्छा कीवर्ड जो है वो नहीं कंसिडर करती. लेकिन अगर मैं गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नाउन एंड एडजेक्टिव उठा रही हूँ, जैसे कि कम्युनिटीज़, किस तरीके की कम्युनिटीज़, लोकल कम्युनिटीज़, दैट मीन्स दिस इज अ कॉम्बिनेशनल वर्ड्स जब मैं उठा रही हूँ, कॉम्बिनेशनल कीवर्ड्स जब मैं उठा रही हूँ, मीनिंगफुल वर्ड्स कीवर्ड्स जब मैं उठा रही हूँ, दैट इज कंसिडर्ड एज अ गुड कीवर्ड. बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या हम फ्रेजेस लिखेंगे तो सही होगा. अगर आप पूरा फ्रेज लिख सकते हैं लिखिए, नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ग्रामेटिकली उस चीज़ में सही हैं तो ही लिखिए. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया जो पूरा फ्रेज लिखने के चक्कर में उनकी ग्रामर बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है. तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि जो आप कीवर्ड्स उठा रहे हैं वो 2 के कॉम्बिनेशन में उठाएं या फिर 3 के कॉम्बिनेशन में उठाएं और उसको इस तरीके से इस टेम्पलेट के अंदर आप पोर्ट्री कीजिए. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं क्लास के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ, वो ये है कि आप कितना ज़्यादा प्लूरल हो सकता है उतना ज़्यादा प्लूरल लिखिए. व्हाट आई मीन टू से बाय दैट इज, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इकोनॉमिक्स, प्लूरल है, एस वाला वर्ड है. कार्बन फुटप्रिंट्स लिखा है, फिर से मैंने इसके अंदर एस लगाया. डेस्टिनेशंस, इको टूरिज्म इनिशिएटिव्स, सपोर्टिंग लोकल कम्युनिटीज, सारे वर्ड्स जो है वो मैं सारे प्लूरल की फॉर्म में लिख रही हूँ. मैं क्यों प्लूरल की फॉर्म में लिख रही हूँ? वैसे उसने ऑडियो में भी प्लूरल ही बोला है, बट लेट्स से उसने ऑडियो में बोला होता कम्युनिटी तो भी मैं उसको कम्युनिटीज लिखती. अगर उसने ऑडियो में बोला होता हैबिटेट तो भी मैं उसको हैबिटेट्स लिखती. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जब मैं किसी वर्ड को प्लूरल बना देती हूँ तो मुझे उसके सामने द मतलब आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती मोस्ट ऑफ द टाइम्स. जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल सपोज इकोनॉमिक बेनिफिट्स, अगर मैंने इकोनॉमिक बेनिफिट्स लिखा तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसके आगे द आएगा या फिर नहीं आएगा. लेकिन अगर मैं उसमें सिर्फ लिख देती हूँ इकोनॉमिक बेनिफिट तो मुझे सोचना पड़ेगा या फिर मुझे ऑडियो में ध्यान से सुनना पड़ेगा कि क्या उसने ऑडियो में द इकोनॉमिक बेनिफिट बोला था या फिर सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट बोला था. या फिर आपको आर्टिकल्स की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि आप कहाँ पर आर्टिकल यूज़ करते हैं या फिर आप नहीं यूज़ करते. राइट, तो मेक इट ईजी. द थिंग इज दैट यू राइट प्लूरल वर्ड्स. दूसरी चीज़, ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ को प्लूरल बनाते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैंने कल्चरल होमोजेनाइजेशंस नहीं लिखा है बिकॉज मुझे पता है कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन ही करेक्ट होगा. जैसे कि आप चिल्ड्रंस नहीं लिख सकते. अगर आप चिल्ड्रंस इज नो वर्ड राइट, तो आप वही वर्ड को प्लूरल बनाइए जिस वर्ड का प्लूरल एग्जिस्ट करता है. जैसे कि मैं स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि आप पॉपुलेशन ना लिखिए, आप सिर्फ पॉपुलेशन को लिखिए. तो उसकी भी आपको गुड नॉलेज होनी चाहिए कि इस वर्ड का एक्चुअल में प्लूरल एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है. इसके बाद जो एक और चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी है वो ये है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है सस्टेनेबल टूरिज्म, इसके साथ वॉज आ रहा है. लेकिन अगर मैं कोई भी टॉपिक ऐसा लिख देती हूँ जो प्लूरल है, जैसे कि अगर सपोज मेरा टॉपिक होता लोकल कम्युनिटीज़, तो लोकल कम्युनिटीज़ एस वाला वर्ड है तो उसके साथ वॉज नहीं, उसके साथ वर्ड आ जाएगा. लोकल कम्युनिटीज़ वर द फोकस ऑफ द लेक्चर. तो ये इसका एक सैम्पल मैंने क्वेश्चन आपको. Alright guys, at the end of this video, I would like to address some common doubts by the students. Students अक्सर पूछते हैं कि हमें कैसे पता कि कौन सा टेम्पलेट जो है वो सही है या फिर गलत है. देखो सिंपल सी बात है कि कोई भी टेम्पलेट गलत या सही नहीं होता है, लेकिन द थिंग इज समराइज स्पोकन टेक्स्ट के अंदर आपको ऐसा टेम्पलेट नहीं लेना है जिसमें टेम्पलेट से ही एटलीस्ट 50 वर्ड्स कवर हो गए. यू नो व्हाट आई मीन. आपका जो डाला हुआ कंटेंट है वो ज़्यादा होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा आपने टेम्पलेट हैवी टेम्पलेट उठाया जिसमें एटलीस्ट 50-55 वर्ड्स टेम्पलेट से ही आ गए. दैट शुड नॉट हैपन. अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी टेम्पलेट है उसके हिसाब से आपको अपनी ग्रामर सेट करनी है. इसके अलावा अगर आप किसी वर्ड के लिए श्योर नहीं है, आप किसी ग्रामर के लिए श्योर नहीं हो, आप किसी स्पेलिंग्स के लिए श्योर नहीं हो, प्लीज़ अवॉइड दैट टोटली. आप वो चीज़ नहीं लिखोगे. चाहे आपके एग्जाम में एक समराइज स्पोकन टेक्स्ट आए या फिर 2 समराइज स्पोकन टेक्स्ट
टेक्स्ट आए, आप डेफिनेटली सेम टेम्पलेट जो है वो यूज़ कर सकते हो। आपका कंटेंट बहुत मैटर करता है। आप टाइपिंग की प्रैक्टिस बाद में करो, पहले मैं कहती हूँ 10 से 15 क्वेश्चंस को सिर्फ ऑडियो सुन के अपनी कॉपी में कंटेंट लिखने की कोशिश कीजिए कि कितना ज़्यादा कीवर्ड्स, कितना मीनिंगफुल कंटेंट जो है वो आप पिकअप कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँ, उस सेम तरीके से पढ़ाऊँ जिस तरीके से मैं अपनी क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। आई विल मेक दैट वीडियो फॉर यू। आई विल एश्योर कि आई एम एबल टू हेल्प यू 100%. आई वांट टू हेल्प स्टूडेंट्स ऑन अ रियली बिग स्केल. दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड मेकिंग दीज यूट्यूब वीडियोज़ एज वेल नाउ. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. लाइक दिस वीडियो एंड आई एम गोइंग टू सी यू सून विद अ न्यू टॉपिक.